लेबर भी लगानी है। फिनिश गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या लगाना है, मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट कैसे सोचनी वो आपने सोचनी है। अब एम्प्लॉइज का रेलिवेंट खर्चा कैसा आएगा वो हम सोचेंगे। जी नो की तरफ आ जाए, क्या चीज नो हो गई है? नॉर्मल टाइम में एम्प्लॉइज आइडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन दे बी हायर्ड? कैन बी यस, कैन बी नो। जिस स्किल के मतलब अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनके पास तो टाइम नहीं है। तो अब अगला सवाल, क्या जिस स्किल के एम्प्लॉइज चाहिए हमें वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे या नहीं? यस मीन्स हो जाएंगे, नो मीन्स नो का यह मतलब ये होगा कि जिस स्किल के हमें एम्प्लॉइज चाहिए वो लेट्स अज्यूम शॉर्ट है, स्किल्ड लेबर शॉर्ट है। तो जिस स्किल के एम्प्लॉइज चाहिए अगर वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे तो हमारा आंसर यस है, और अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारा आंसर नो है। हमें अब किस तरफ जाना पड़ रहा है क्योंकि किसके पास टाइम नहीं है? हमारे पास जो नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, नॉर्मल टाइम उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देयरफॉर अब हमें एक्स्ट्रा हायरिंग की तरफ जाना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा हायरिंग अगर हो सकती है तो आंसर यस हो जाएगा, और एक्स्ट्रा हायरिंग अगर नहीं हो सकती तो आंसर नो हो जाएगा। पहला कौन सा नो हो चुका है? आइडल टाइम अवेलेबल नहीं। अगला अगर यस हो जाए तो मतलब हायरिंग हो जाएगी, और अगर नो हो जाए तो हायरिंग नहीं हो सकेगी। तो लेट्स सी हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास तो टाइम नहीं है लेकिन हम हायरिंग कर सकते हैं। अब अगर आप हायरिंग करेंगे तो हायरिंग पे जितनी कॉस्ट आएगी और जो उनकी पर आवर या पर मंथ सैलरी होगी क्या वो सारी फिर रेलिवेंट हो जाएगी? हायरिंग पे कोई कॉस्ट भी आ सकती है। हायरिंग के लिए ढूंढे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ सकती है, अखबारों में ऐड देना पड़ सकता है, फेसबुक पे ऐड कैंपेन चलानी पड़ सकती है, हमें बंदे चाहिए, उसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन फिर अगर कोई नया एम्प्लॉय होगा तो उसको ट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी, तो क्या ये ट्रेनिंग भी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी? कौन कौन से खर्चे फिर रेलिवेंट हो जाएंगे? एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ेगी, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। अच्छा, बाद में फिर जब उनको पर आवर रेट देंगे या पर यूनिट रेट देंगे या इवन पर मंथ सैलरी भी अगर देंगे तो क्या ये सब कुछ रेलिवेंट हो जाएगा? ये क्यों खर्चा होगा? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या ये खर्चा बच सकता था? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना एक्सेप्ट करें तो बच जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये रेलिवेंट खर्चा हो जाएगा। दोबारा शुरू से स्टार्ट करें। अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के पास टाइम नहीं है तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? हायरिंग की तरफ। अगर हायरिंग हो सकती है तो हायरिंग के रिजल्ट में और फिर जो पर आवर पेमेंट्स है वो सारी हमारी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। चाहे एम्प्लॉइज को हम पर आवर की बेस पे रखें या परमानेंट भी इवन रखें तो वो रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। पढ़ने नीचे क्या क्या लिखा, रेट पर आवर। अब यहाँ डेफिनेटली पर आवर लिखा हुआ है, पर यूनिट हो तब भी ठीक है, परमानेंट हो तब भी ठीक है। परमानेंट समझ आता है? जब परमानेंट हायरिंग करनी है तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में, कॉस्ट ऑफ हायरिंग में सॉरी एडवर्टीजमेंट है या ट्रेनिंग कॉस्ट वो भी शामिल। जी नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाए कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में इसने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने काम करना है तो फिर डेफिनेटली ये डिवाइड होनी चाहिए, फिर सिर्फ इसी एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जी ऑनलाइन समझ गए? क्या नो हो जाए क्या यस हो जाए तो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट कैसे बनेगी? आइडल टाइम नो हो जाए और हायरिंग यस हो जाए तो फिर हमारी रेलिवेंट कॉस्ट विल बी दैट कॉस्ट जो एम्प्लॉइज को रखने में और उनसे काम करवाने में होगी। ओके सर? नहीं ये परमानेंट, ये अभी जो नए रखेंगे ये हो सकता है परमानेंट हो सकता है पर आवर या पर यूनिट हो, लेकिन चाहे ये परमानेंट हो, पर आवर हो, पर यूनिट हो, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो हमें इंकर करनी पड़ेगी, इसलिए सारी रेलिवेंट हो। चाहे पर आवर हो, पर यूनिट हो, पर एनम हो, पर मंथ हो, अब हमें इंकर करनी पड़ेगी। क्या ये बचाई जा सकती है? अगर क्या हो कॉन्ट्रैक्ट ना लें तो बचाई जा सकती है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो फिर ये रेलिवेंट खर्चा होगा। क्या ये खर्चा फिर हम अपने कस्टमर से चार्ज करना चाहिए? ये हमारे राइट साइड पे नो। अब नो जरा दोबारा देख लें, दो नो हो गए हैं। क्या भी नो है, क्या भी नो है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास टाइम नहीं है और जिस स्किल के एम्प्लॉइज हमें चाहिए वो फॉर एग्जांपल मार्केट में शॉर्ट। अब आगे पढ़ने से पहले जरा खुद ही सोचते हैं आगे। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के पास टाइम नहीं है, नए रख नहीं सकते। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो फिर अब एग्जिस्टिंग से ही करवाना है। एग्जिस्टिंग के पास अपने नॉर्मल टाइम में टाइम नहीं है और नए रखे नहीं जा सकते। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो हमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के एंगल से ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब एक तरीका ये होता है फिर कि अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, उनके पास नॉर्मल टाइम में तो टाइम है नहीं, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को
मोटिवेट करें कि वो ओवर टाइम लगा लें। ओवर टाइम किसे कहते हैं? नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग अगर 9 to 5 है तो ओवर टाइम का मतलब होता है अपने ऑफिस टाइमिंग के बाद 5 बजे के बाद अगर वो काम करेंगे तो ये ओवर टाइम कहलाता है। या संडेज बुला लें, आप तो यूज हो इन बातों से, बल्कि दुनिया तो ये कहती है सैटरडेज को बुला लेंगे, वो 5 दिन काम करते हैं। तो अगर ऑफिस टाइमिंग्स के बाद बुलाएंगे आप तो उसे ओवर टाइम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ओवर टाइम का जो रेट होता है, ओवर टाइम का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है, डबल होता है, 1.25 भी होता है, 1.5 भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ज्यादा होता है। ये 1.25 का मतलब कैलकुलेटर बनाओगे, अगर फॉर एग्जांपल ओरिजिनल पर आवर 500 रुपये रेट है, नॉर्मल टाइम में 500 रुपया रेट है, तो ओवर टाइम का रेट कुछ ना कुछ ज्यादा होता है, डबल भी हो सकता है, 1000 हो जाएगा डबल अगर है, 1.25 अगर हो तो 500 इंटू 1.25 625 हो जाएगा, अगर 1.5 बताया 750, कुछ ना कुछ ओवर टाइम का रेट ज्यादा होता है। क्या ओवर टाइम में एम्प्लॉय ज्यादा काम करते हैं? ऐसी बात नहीं, वो तो बेचारा पहले थका होता है, सारा दिन काम करने के बाद थका होगा, लेकिन फिर हम एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? उसको मोटिवेट करने के लिए वो बैठे काम करे, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो ओवर टाइम का रेट क्यों ज्यादा होता है? ताकि वो मोटिवेट हो सके काम के लिए। प्रॉब्लम इस वक्त क्या बनी हुई है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के पास आइडल टाइम नहीं है, नए रखे नहीं जा सकते। तो एक तरीका क्या है कि उन्हें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ओवर टाइम में, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ओवर टाइम में काम करवा लें। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि ओवर टाइम का रेट ज्यादा होता है, तो अगले बार जरा मेरे ध्यान से सुनेगा, एक ये भी काम हो सकता है कि नॉर्मल टाइम में उनके पास टाइम तो है नहीं, टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोई काम कर रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि नॉर्मल टाइम में जो वो काम कर रहे हैं वो छुड़वा लें और ये करवा लें। लेकिन क्या इससे भी कुछ होगा? इससे हमें क्या नुकसान होगा? वो कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्क। तो अगर ये दोनों ऑप्शंस हैं, एक तो हो सकता है ना हम एग्जिस्टिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो पेनल्टी पड़ जाएगी, गुडविल खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह, फिर तो ये बहस ही नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ओवर टाइम भी लगवाया जा सकता है और एग्जिस्टिंग काम छुड़वा के भी का ये काम करवाया जा सकता है, तो देन फिर हमें ये कंपेयर करना चाहिए कि ओवर टाइम में काम करवाने से कितने पैसे पे करने पड़ेंगे और एग्जिस्टिंग काम छुड़वा के काम करवाने से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की कंट्रीब्यूशन का कितना नुकसान हो जाएगा। उसमें से फिर हायर की तरफ जाना चाहिए, लोअर की तरफ जाना चाहिए, ये पहले पढ़ लें वर्ड्स, फिर उसमें आप फैसला करिएगा। हम इस वक्त हैं कहाँ, खड़े कहाँ हैं अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट? कौन सी दो चीजें नो ही नहीं है? आइडल टाइम मींस नॉर्मल टाइम में टाइम नहीं है, नए बंदे रखे नहीं जा सकते। तो ऑप्शन 1 और 2 पहले पढ़ लें, फिर बाद में लोअर ऑफ बनता भी है नहीं, ये देख लेते हैं। नंबर 1 हो गया ओवर टाइम लगवाएं, किसको? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही ओवर टाइम लगवा दें। दूसरा ढूंढे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अबेंडनिंग क्या होता है? छोड़ देना। क्या? कौन सी अदर जॉब? अदर एग्जिस्टिंग जॉब। हमारे एम्प्लॉइज के पास टाइम है कि नहीं नॉर्मल टाइम? क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी हैं, तो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अबेंडनिंग द अदर जॉब को जरा समझने के लिए ब्रैकेट पढ़ना, क्या होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम अबेंडनिंग द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बीइंग फुलफिल्ड इन द नॉर्मल टाइम। ब्रैकेट समझ आती? वो काम जो इस वक्त नॉर्मल टाइम में हो रहा था उसको छुड़वाएं। उसको छुड़वाने से क्या होगा? उसको छुड़वाने से क्या होगा? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगी, टाइम बचेगा, ये काम करवा लें। लेकिन वो जो काम छुड़वा के आपको कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस वर्क हो जाएगी रादर देन दैट वर्क। दैट वर्क कौन सा और दिस वर्क कौन सा? जो हो रहा था वो दैट वर्क है, जो करवाएंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर यहाँ वर्ड आगे, इसका क्या मीनिंग है? उस काम को छोड़ के अगर इधर आएंगे तो जो काम छोड़े उसकी वजह से जो फायदा मिलना था वो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस वर्क। और क्या छोड़ना है हमने? कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगी। किस टाइम में क्या करने की बजाय क्या करवा लें? एग्जिस्टिंग टाइम में वो काम करवाने की बजाय ये वाला काम करवा लें। अब बताएं, आप ओवर टाइम लगवा लें या एग्जिस्टिंग काम को छोड़ के काम करवा लें? अब देखते हैं जरा फिगर। लेट्स अज्यूम 750 रुपए पर आ रहा है ओवर टाइम रेट, और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट का जो नुकसान है वो हमने कैलकुलेट किया है 600 पर आवर। अगर काम छोड़ेंगे तो हर घंटे 600 रुपए कंट्रीब्यूशन वेस्ट हो जाएंगे, कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो जाएगा। जी बताएं, काम छोड़ दें एग्जिस्टिंग या ओवर टाइम लगवाना?
एग्जिस्टिंग काम छोड़ के काम करवा लें, ओवर टाइम निकालें? क्यों एग्जिस्टिंग काम की छोड़ दें? क्योंकि कम नुकसान हो रहा है, कम नुकसान हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल हमें ओवर टाइम नहीं लगवाना चाहिए, हमें एग्जिस्टिंग काम छुड़वा के ये काम करवा लेना चाहिए। लेकिन एग्जिस्टिंग काम छुड़वा के जब ये काम करवाएंगे तो ये 600 किस काम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी? इस काम की या उस काम की? इस काम की, इस काम को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, इस उसकी कंट्रीब्यूशन लॉस इस काम की को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। इन अदर वर्ड्स ये 600 हम कहां से तो कमा सकते थे, उधर से कमा सकते थे, लेकिन अगर उसे छोड़ा है तो ये 600 इधर से कमाना है। हम अपने खर्चों में ये 600 लिख लेंगे ताकि टोटल कॉस्ट में ये 600 भी आ जाए, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस 600 के ऊपर भी कुछ कमाए। किससे नहीं कमा सके तो किससे कमाए, उससे नहीं कमा सके तो इससे कमाए। तो दिस 600 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक जरा बात और कर लें, लेट्स अज्यूम ये ओवर टाइम रेट जो है ये 550 है। अब बताएं क्या करने की बजाय क्या करना? अब क्या नहीं करना चाहिए? एग्जिस्टिंग काम नहीं छुड़वाना चाहिए, वो छुड़वाने में ज्यादा नुकसान है। अब क्या कर लेना चाहिए? ओवर टाइम में करवा लें। और अब 550 इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब ठीक है, हायर ऑफ लेंगे या लोअर ऑफ लेंगे? हायर ऑफ या लोअर ऑफ? अगर बेटा एग्जिस्टिंग काम में वैसे ही लॉस हो रहा था तो आप काम वो कर ही नहीं रहे होंगे। अगर एग्जिस्टिंग टाइम में ऑलरेडी लॉस हो रहा था फिर तो बेहतर है उसको छोड़ ही दें और उसको छोड़ के ये काम करवा लें, वो लॉस ही बच जाएगा। बल्कि पहले भी आप क्यों करवा रहे थे ये भी सोचने की जरूरत है, अगर लॉस के लिए काम करवा रहे हैं। लेकिन अगर लॉस हो रहा था और आप किसी वजह से करवा भी रहे थे तो अब मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं इसको बनता, उसको तो हर सूरत छोड़ के ये काम करवा देना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से हायर ऑफ या लोअर ऑफ? किन दोनों में से हायर ऑफ, सॉरी हायर ऑफ लोअर ऑफ पहले फाइनल हो गया? किस किस में शॉर्ट वर्ड्स बोले? ओवर टाइम पेमेंट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। पर यूनिट होगी तो पर आर बना लेंगे। ये तभी कंपैरिजन हो सकता है अगर हम पर आर को पर आर से कंपेयर करें। अगर ओवर टाइम रेट पर आर है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंपैरिजन तो नहीं ना हो सकेगा। हम पहले उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे, या ओवर टाइम पेमेंट को भी पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। वो तो तब जब तक कंपैरिजन सेम नहीं होगा उसका तो फायदा नहीं। हाँ जी, उसकी कंट्रीब्यूशन को वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जिस्टिंग काम को छोड़ने से जो कंट्रीब्यूशन का नुकसान होगा इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,